अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विद्यासर से रीडी श्री डूंगरगढ़ गुसाईसर बड़ा कालू होते हुए लूणकरणसर रोड जाती है और इसी साल बनकर तैयार हुई है। और ये रोड जो है वो SHW के 93 के तहत बनी हुई है। कुल 82 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसकी जांच संबंधित अधिकारियों से करवाने तथा जब तक उचित जांच और पूरी कार्रवाई नहीं हो तब तक ठेकेदार को पेमेंट रुकाने के संबंध में निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, सड़क है जिसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, मेरी विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ़ से निकलती है, जिसका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के PP योजना में हुआ, इसी साल हुआ है। इसमें कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के और पूरी गिट्टी और डामर खा गए हैं और रोड पर नहीं डाला है, परंतु निर्माण के तुरंत पश्चात ही जिसके कारण से सड़क लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह साथ ही आए दिन दुर्घटना हो रही है। सड़क निर्माण के तुरंत पश्चात ही इसकी मरम्मत का काम भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि इस नई सड़क होने के बावजूद जगह जगह गड्ढे पड़ रहे हैं। गड्ढों में भरने के पेचवर्क का काम भी साथ साथ चल रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का काम में ली गई है। वह सड़क में कुटाई का कार्य भी निम्न स्तर का किया गया है। डामर मानक के अनुसार निम्न स्तर का डाला गया है। इस सड़क की संपूर्ण जांच करवाकर कार्य को मापदंड अनुसार पूरा करवाने एवं ठेकेदार व फर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाने व तब तक सड़क पूरी जांच नहीं हो तब तक ठेकेदारों का पूरा पेमेंट रोकने एवं उच्च अधिकारियों से उचित जांच करवाने की कृपा करावें। महोदय, इस सड़क के अंदर में जितना भ्रष्टाचार किया गया है, इन नेताओं ने ठेकेदारों के साथ मिलकर के ये पिछली सरकार ने पूरी की पूरी सड़क जिसके अंदर में कोई भी भराई का काम नहीं किया गया है, उसमें पेचवर्क का काम है वो भी नहीं किया गया है और सीधा डामर बिछा करके और 82 किलोमीटर की सड़क में जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला पिछली सरकार ने किया है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह सिंघवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साहित्य शासन मंत्री जी का नगर पालिका छपड़ा में मुसाफिर अवैध तरीके से मुसाफिर खाने उनका कहना मान लो तो उनको बाहर भेज दो और ध्यान आकर्षित झूलेलाल का कहना मान सकते हो तो उनको बाहर भेज दो। सदन की निर्णय को पालना करवाओ। सदन के निर्णय का पालन कराने के बाद ही किसी बात पर विचार करूंगा। बाहर उनको भेज दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत करवाना चाहूँगा कि नगर पालिका छपड़ा में लगभग 9000 वर्ग फीट जमीन पर बिना आवंटन के अतिक्रमण करके और निर्माण कर लिया गया। उस निर्माण में एक हॉल बरामदे के साथ साथ 10 दुकानों का भी निर्माण कर लिया गया और उन दुकानों को किराए पर उठा दिया गया। इसके अलावा नगर पालिका छपड़ा द्वारा बिना आवंटन बिना स्वीकृति के विधायक कोष के 10 लाख रुपए भी उसके निर्माण में लगा दिए गए। मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को आश्वस्त करना चाहूँगा, नगर पालिका छपड़ा को निर्देशित करता हूँ कि जो 10 दुकानें हैं उन दुकानों को तत्काल प्रभाव से सीज कर अपने कब्जे में ले और उसके बाद आगे जो भी विधिक कार्रवाई हमको करनी होगी हम उस कार्रवाई को करेंगे। और उसके अलावा जो हॉल और बरामदा बना हुआ है उसके संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर इस पूरे प्रकरण में जितनी अनियमितता हुई है, जिसने अनियमितता की है, संपूर्ण तथ्यों की जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद गुणावगुण के आधार पर हम उसको भी निर्णय लेकर उस हॉल का क्या करना उसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो ये अवैध तरीके से अतिक्रमण करके मुस्लिम मुसाफिर खाना बनाया है, इसके बारे में आपने सहानुभूति पूर्वक विचार करके आगे जो आवश्यक कार्रवाई है वो करने का आश्वासन दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो मेरे पास जवाब आया है उस जवाब में लिखा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने का मौका दिया जाए, पर आपने सारी जो प्रक्रिया है वो 10 दिन में पूरी करने की सदन में घोषणा की है। इसकी भी मैं तारीफ करता हूं और आपको निवेदन करता हूं कि 10 दिन के अंदर ये जो अतिक्रमण है इसको आप निश्चित रूप से हटवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना है? हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिला कलेक्टर को यह भी निर्देशित करता हूं कि वो माननीय विधायक से इस मामले में संपूर्ण जानकारी लेकर और एक सुस्पष्ट जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और नगर पालिका छबड़ा शीघ्र ही उन 10 दुकानों को सीज करके अपने कब्जे में लेगी। अगला ध्यान आकर्षण श्रीचंद कृपलानी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के मरीजों का राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों के आयुष्मान चिकित्सालयों में इलाज सुलभ नहीं होने से संबंधित स्थिति के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है जिसका मैं जवाब देता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है वो 5 लाख रुपए तक का हमारे मरीजों को पैसा देता है और जो मुख्यमंत्री हमारी जो आयुष्मान योजना है उसमें 25 लाख तक का कवरेज है। अब इशू जो है जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं कि हम लोग यहाँ से राजस्थान से हम बाहर अन्य प्रदेशों में हम क्यों नहीं जा सकते हमारा इलाज कराने, जैसे कि हरियाणा के अंदर मेदांता और ये बड़े हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, तो क्यों नहीं ये कवरेज जो है हमें हमारे पूरे इंडिया के अंदर एक कंपैटिबिलिटी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो बेनिफिशरीज हैं जो केंद्र की योजना जिससे हमें 15% पैसा मिलता है और 85% जो है हम राजस्थान गवर्नमेंट उसका खर्चा करती है, ये जो 1,33,000 करोड़ फैमिलीज हैं परिवार, इसमें 66.37 लाख फैमिली ये हमारे प्रधानमंत्री की योजना में आती हैं और 73 लाख फैमिलीज जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना में आते हैं। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है इनके पास 2,500 पैकेजेस हैं ट्रीटमेंट के लिए, राजस्थान गवर्नमेंट के पास 1,807 पैकेजेस हैं। ये जो कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं है, ये कंपैटिबिलिटी हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म में इसको लॉन्च किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम अगले महीने सितंबर तक हमारे लोग जो हैं बाहर के स्टेट्स के लोग हैं, जो पहला चरण है उसके अंदर राजस्थान के कोई भी हॉस्पिटल में ये हमारे जो कंप्यूटर से जो ये हमारे जो सिस्टम है इसकी कंपैटिबिलिटी बैठाने के बाद में कोई भी राज्य है जो इंडिया में है वो आकर राजस्थान में ट्रीटमेंट करा पाएगा, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एम्पैनल्ड है। इसके बाद में अगले 2-3 महीने में राजस्थान से भी जो है हमारे जितने भी लोग हैं वो भी ऑल इंडिया में जाकर अपना इस स्कीम का जो बेनिफिट है ये लोग बाहर जाके करा सकते हैं। इसके अंदर जो है कुछ कदम हमें लेने हैं। हमारे हॉस्पिटल्स को जो पैकेजेस नहीं हैं उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और हमारे जो है इनवर्ड पोर्टेबिलिटी जिसमें बाहर से लोग यहाँ इलाज कर पाएंगे वो प्रथम चरण है। द्वितीय चरण के अंदर हमारे लोग भी बाहर जा पाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पैकेजेस को
रैशनलाइज कराना पड़ेगा। केंद्र के जो NHA के पैकेजेस हैं हमारे सामान्य होने चाहिए और अंत में फाइनेंस डिपार्टमेंट से थोड़ा अप्रूवल लेकर मुझे पूरी आशा है कि हमारी जो है ये सॉफ्टवेयर का जो आपस में कंपैटिबिलिटी करनी है और पैकेजेस जो है बराबर होने चाहिए। ये दो ही इश्यूज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम अगले महीने तक बाहर के पेशेंट्स राजस्थान में आ सकेंगे और 3-4 महीने में हमारे पेशेंट्स भी जाकर ये इलाज ले सकेंगे। आज की तारीख में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो कि बहुत ही महंगा है, हमारे यहाँ राजस्थान के लोग इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। उनका एयर ट्रैवल, उनके साथ अटेंडेंट का भी एयर ट्रैवल और पूर्ण खर्चा जो है राज्य सरकार करती है। माननीय सदस्य ने बहुत अहम मुद्दा उठाया और इसकी पालना अगले 3-4 साल में इनवर्ड कंपैटिबिलिटी, आउटवर्ड कंपैटिबिलिटी दोनों हो जाएंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि प्रदेश में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित जो चिरंजीवी योजना थी उसको केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़कर किया जा रहा है। लेकिन हमारे राजस्थान के जो मेवाड़ क्षेत्र है, हमारे जो उदयपुर संभाग के लोग हैं अधिकतर अहमदाबाद इलाज कराने के लिए जाते हैं। इधर अगर आप राजस्थान की समय है, कोई हरियाणा इलाज करने जाता है, कोई मध्य प्रदेश इलाज कराने जाता है। हम लोगों को कहते हैं कि आयुष्मान भारत जो योजना लागू हुई है उससे हिंदुस्तान में आप कहीं भी पेशेंट जाके इलाज करा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार और सरकारों के बीच में हो सकता है MOU नहीं हो, MOU करना है या बातचीत करनी है या भारत सरकार से जो सुविधा मिलनी है उसको करके आप कराएंगे तो हजारों लोगों का इसमें भला हो सकता है। वरना लोग वहाँ आयुष्मान भारत क्लियर नहीं होने से स्थिति, लोग वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर जब वो पैसा लगता है उनका तो हमको फ़ोन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इसको शीघ्र से शीघ्र आप ऐसी व्यवस्था करें कि राजस्थान के बाहर, राजस्थान का कोई भी पेशेंट, चाहे वो हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, गुजरात जाओ, उसका इलाज निःशुल्क हो सके। इतना मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि ये जो है पैकेजेस जो हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के और हमारे, वो जो हमारे पैकेजेस कम है उनको बढ़ाना है, रेट्स की कंपैटिबिलिटी करनी है और अगले महीने बाहर के लोग यहाँ आ सकेंगे इलाज के लिए। ये पहला चरण है और 3-4 महीने में आप चाहे उदयपुर से आप अहमदाबाद जाओ, चाहे यहाँ से आप हरियाणा में गुड़गांव में मेदांता में जाओ, ये हो जाएगा। अगला श्री रामकेश, श्री रामकेश, श्री रामकेश। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अधिसूचनाएं श्री जाबर सिंह खर्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। धन्यवाद। श्री कालीचरण सराफ, समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2024-25 के 2 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। राज्य में आपदा प्रबंधन की स्थिति पर विचार श्री ओटाराम देवासी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में आपदा प्रबंधन की स्थिति पर विचार किया जाए। आज राज्य में आपदा प्रबंधन पर चर्चा है। पक्ष की ओर से सूची आ गई है, विपक्ष से कोई सूची नहीं आई है क्योंकि अपने व्यवस्था में नहीं है, इसलिए श्री संदीप शर्मा। पहले उसको बाहर भेजो, आसन का इज्जत करो, पहले आसन का सम्मान करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा को लेकर आज आपदा प्रबंधन पर विचार हेतु, इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार हेतु आपने विधायकों के विचारों को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान
राज्य एक ऐसा राज्य है जहां लगातार हम देखते आए हैं कि अकाल रूप से सूखाग्रस्त होना, बहुत तेज बरसात होना, अग्निकांड होना, ओलावृष्टि होना और ऐसे बहुत सारे कारक जिनके चलते भारी विपदा और आपदा के बीच लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। जान हानि होती है, माल हानि होती है और ऐसी विपत्ति काल के समय सरकार ने एक आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग कम से कम वेल से स्थापना कर रखी है, जिसके तहत जिला कलेक्टर और नीचे का एक अधिकारी वेल में नहीं आए, लेवल का वेल में नहीं आए, एक पूरा विभाग आग्रह है, वेल में नहीं नीचे आए, के स्तर पर तय कर वेल रखा में है। नहीं आए, परंतु माननीय वेल में नहीं आए। सभापति महोदय, वेल में नहीं जिस आए, तरीके से आप अपने सदस्यों को अंदर लें, स्थितियां बनती जा रही है, आपको जो भी कुछ कहना है, मेरा मानना है जो कि भी कुछ कहना प्राकृतिक है, आपदाओं वेल के में अंदर जाकर आप बैठे, मानव जाति का भी बहुत बड़ा सहयोग निर्णय लिया जाएगा। आप अंदर होता जाए, है और जो आपसे जो आपको जो भी आज कहना है, तेजी के साथ आप एक बार हम अंदर देख रहे जाए। हैं, अभी थोड़े समय पहले वेल में नहीं आए, कम से कम 45 नहीं, डिग्री को नहीं। पार करके आप अंदर बैठे, हीट वेव 50 डिग्री के आसपास आपका हक है, और इन सब आपको का कारण आपको ये है कहने का बोला हक है, कि लेकिन आप ऐसा बिना नहीं कर सकते। सोचे समझे आधुनिकीकरण की दौड़ में अपने जंगलों का नाश करते जा रहे हैं, वृक्षों को काटते जा रहे हैं। वायनाड में एक बड़ा हादसा भी हमने अपनी आंखों के सामने देखा, जिसके अंदर भारी जनहानि हमने अभी अभी देखी है। इस भूस्खलन में लगभग 62% जंगल साफ कर दिया गया था और जो पहाड़ थे वो 6 किलोमीटर दूर तक सरक गए और यही कारण है कि वहां पर भारी आपदा का हमने अभी अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा है। इसलिए बहुत सचेत और सावधान होने की आज मानव जाति को आवश्यकता है। राजस्थान में भी समय समय पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें जो मानव जनित आपदाएं जिसको हम कह सकते हैं, कई सारी ऐसी आपदाएं हैं जिनसे हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाव किया जा सकता है यदि हमारे लोग सचेत रहे, वृक्षारोपण एक बार स्थान पर करें, जाए फिर करते हैं, आप स्थान पर जाए फिर बात करेंगे। खनिज का दुरुपयोग ना हो, शोषण दोहन ना हो, लेकिन अंधाधुंध खनिज का दोहन, वृक्षों का कटाव, यह ऐसी स्थिति लाकर खड़े कर रहा है जहां पर आने वाला समय हम भूजल में ही देखें तो जो स्थिति राजस्थान की है, भूजल राजस्थान का तेजी के साथ गिरता जा रहा है, तेजी के साथ ब्लॉक्स डार्क जोन में परिवर्तित होते जा रहे हैं। भूजल स्तर में ये भूजल वैज्ञानिकों ने कहा है कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर जैसा बेंगलोर में और अन्य कई शहरों में ऐसी स्थिति बन गई है, वैसे अब आने वाले 2025 में राजस्थान के इन शहरों में भी भूजल की स्थिति होने वाली। यह सब स्थितियां आपदा जैसी स्थितियां होगी जहां हमें पानी के लिए हाहाकार करना पड़ेगा और ये सब के लिए निश्चित रूप से हम सबको सचेत होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आपदा विभाग ने अभी वर्तमान में आपदा घटित होने पर तुरंत कार्रवाई एवं मॉनिटरिंग हेतु बहुत सक्रियता के साथ अपनी प्रणाली को तेज किया है।
और इसके विस्तार हेतु 112 टोल फ्री नंबर पर आपदा से संबंधित कॉल हेतु राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र भी स्थापित करने का विचार किया है। राज्य के कई जिलों में जो आकाशीय बिजली की घटनाएं होती हैं उनको लेकर भी लगभग 2130 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर 89 मीटर पोर्टेबल लाइटिंग डिवाइस लाइटिंग एरिस्टर लगाए जाने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को राशि 63.9 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। राज्य में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों पे भी उन्हें बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। 28 दिवसीय ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सारे कार्य बहुत आवश्यक है कि जहां हम अपने आप को पहले से ही सचेत कर सकें, सावधान हो सकें, कहीं पर भी आगजनी की घटना है, कहीं पर भी बाढ़ की घटना है। मैं कोटा शहर की बात करूं, माननीय सभापति महोदय, कोटा शहर के अंदर पिछली सरकार ने नालों के अंदर प्लॉट काट दिए। भारी ऊपर पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र से तेजी के साथ पानी कोटा शहर की ओर आता है और पानी भराव पूरे कोटा क्षेत्र में हो जाता है और बाढ़ की स्थिति कोटा शहर में कई बार अनुभव की गई है। ऐसे में जो नाले हैं उनके अंदर प्लॉट काट देना ये न्याय संगत नहीं था, परंतु वहाँ प्लॉट काटे गए और आज यदि तेज 2 दिन की भी बरसात हो जाती है तो वहाँ नावें चलने लगती हैं। 4 दिन की बरसात हो जाती है तो SDRF लगानी पड़ती है। ऐसी स्थितियां जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो फिर हम ऐसे कृत्यों से हमें सावधान रहना चाहिए। आज जिस तरीके से धार्मिक या अन्य आयोजन होते हैं जिन पर भारी भीड़ एकत्र होने की संभावना होती है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं हमें पहले से ही चाक चौबंद कर लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जरा सी भी भगदड़ कई सारी जानें ले जा सकती है। अभी हाथरस में हमने देखा कई लोग निर्दोष लोग अकाल काल के ग्रास में चले गए क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी। और बहुत आवश्यक है कि जिला प्रशासन भी सतर्क रहे और संबंधित थाने भी ऐसे आयोजनों के प्रति सावचेत रहे। जब भी कोई ऐसे बड़े संख्या वाले कार्यक्रम आयोजित करने हो तो उन कार्यक्रमों की पूरी परमिशन के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन कार्यक्रमों की जो है सहमति मिलनी चाहिए, उनको परमिशन मिलनी चाहिए। परंतु होता ये है कि आनन फानन में ऐसी कई आयोजन कर लिए जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि बड़ी बड़ी भीषण हादसे हमें अपनी आंखों से देखने को मिलते हैं। आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को हम सभी महसूस कर रहे हैं, बरसात आती है तो तेज बरसात के साथ पूरे क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर देती है। हीट वेव आती है तो पूरी ऐसी हीट वेव होती है जो 50 डिग्री टेम्परेचर को भी पार करके लोगों को तपा देती है। और इन सारी चीज़ों का ही ये परिणाम निकले हैं कि आज कई स्थानों पर, हालांकि हमारे यहाँ समुद्र तट तो नहीं है, परंतु जहाँ समुद्र तट है तो वहाँ सुनामी जैसी घटनाएं भी, मेरा मानना है कि ये सब मानव जनित आपदाएं हैं और इनके लिए पूरी मानव जाति को, प्रशासन को, सरकारों को, सभी और इस और मिलकर काम करना पड़ेगा कि कोई इस प्रकार का हादसा घटित हो, उस हादसा घटित होने से पहले हम उस हादसे के प्रति सचेत रहें और तुरंत कार्रवाई के लिए हमारे पास इतनी सुरक्षा व्यवस्थाएं हो, इतने संसाधन हो कि ऐसे हादसों पर हम तुरंत कोई ना कोई अपनी तरफ से उनकी सुरक्षा का उपाय हम कर सकें। अन्यथा
लोग बाग जिस विपदा आपदा में फंसते हैं, बिना संसाधनों के, बिना ट्रेंड लोगों के कई सारी जाने का भय बना रहता है। और माननीय सभापति महोदय, स्थानीय स्तर पर चाहे वो फायर ब्रिगेड्स हो, जेसीपी हो, अथवा अन्य जो बचाव के संसाधन, चाहे वो बाढ़ से संबंधित हो, आगजनी से संबंधित हो, भूकंप से संबंधित हो, इन सारी चीजों का स्थानीय स्तर पर स्थानीय विभागों द्वारा उनका पूरी तरीके से समावेश अपने विभाग में करना होगा। और इसके लिए मैं वर्तमान में आपदा विभाग के हमारे विभाग को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस और बड़ी गंभीरता से कार्य करने का प्रयास किया है और राजस्थान के अंदर पूरी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु लू तापघात, बाढ़ प्रबंधन योजना, अग्नि तेजी के साथ अग्निकांड होना, इन सब पर हमें पूरी तैयारी और तेजी के साथ करने की आवश्यकता है। और हमारे चिकित्सालयों में भी जब हीट वेव का हो, उस समय भी अलग से, कोरोना के समय भी हमने देखा कैसा हाहाकार मचा। और अगर व्यवस्था होती हर चिकित्सालय में ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन लाइन अगर बेड तक होती तो हमें ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। ऑक्सीजन के संयंत्र अगर चिकित्सालयों में होते, दवाइयों की प्रॉपर व्यवस्था होती, बेड्स की प्रॉपर व्यवस्था होती, तो कई लोगों की हम जान बचा सकते थे। और इन सारी चीजों को लेते हुए, क्योंकि कोई आपदा, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा किसी से कहकर नहीं आती माननीय सभापति महोदय, अचानक एकदम ये आपदा आती है। और उस आपदा की हमारी तैयारी कितनी है, हमारे विभाग कितने चुस्त है, कितने अलर्ट है, इस और हमें पूरी तैयारी के साथ काम करना होगा। तभी जाकर हम ऐसी आपदा से पूरी तरीके से निपट पाएंगे। ओलावृष्टि होती है, पूरी फसलें नष्ट हो जाती है, किसान जो बेचारा मेहनत करके परिश्रम करके अपनी फसल के पकने का इंतजार करता है, और एक बरसात आती है और ओलावृष्टि होती है, उसकी आंखों के सामने उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, तो मेरा मानना है कि आज उनकी भी प्रॉपर हमें सार संभाल करनी होगी, उनका बराबर सर्वे हो, उनकी क्षतिग्रस्त जितनी भी फसल है उनका हम उनको उनकी राशि दे सकें। इसी प्रकार बाढ़ आ जाती है तो पशु धन बह जाता है, और उस व्यक्ति का जिसका परिवार ही पशु से चल रहा हो तो उसके जीवन में संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका जो पशुधन बहा है उसको प्रॉपर रूप से उसकी राशि मिले, ऐसी योजना बनाकर, हालांकि हमारा आपदा विभाग इन सारे विषयों पर विचार कर कार्य कर रहा है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मेरे को अवसर प्रदान किया, और इस आपदा प्रबंधन को लेकर हमारी सावचेतगी, हमारी सतर्कता, साथ ही साथ हमारी मानव जाति का भी बहुत बड़ा सहयोग और जागरूकता हो तो निश्चित रूप से हम कई बड़ी आपदाओं से बच सकते हैं। कई बड़ी आपदाओं से हम जान माल और इस हानि को हम बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शोभा चौहान। सभापति महोदय, कल आसन से एक व्यवस्था दी गई, एक सदस्य को निष्कासित किया गया। उस आदेश की भले ये पालना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आसन का इकबाल इतना बुलंद है कि जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय आसन पर थे इनकी हिम्मत नहीं पड़ी वेल में आने की। अब वो चले गए तब बाहर आए, डरपोक कहीं के।
सभापति महोदय जी, आपने मुझे प्रबंध विषय पर सदन में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के अनुसार किसी क्षेत्र में हुए विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति और अत्यंत गंभीर घटना से हैं जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से दुर्घटनावश व लापरवाही से घटित होती है तथा जिसमें किसी बड़ी मात्रा से मानव जीवन की हानि होती है। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत में प्राकृतिक आपदा मुख्य रूप से बारिश से संबंधित है। भारी वर्षा के समय उत्पन्न हुई आपदा से निपटने के लिए अपर्याप्त संसाधनों के कारण प्रशासन के साथ नगरपालिका, सिंचाई विभाग, पुलिस थानों एवं ग्राम पंचायतों में कोई तैयारी नहीं रहती और स्थिति प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसी हो जाती है। जब तक संसाधन जुटाए जाते हैं तब तक प्रगति अपना काम कर चुकी होती है। ऐसी स्थिति में कई बार माल और जान की हानि हो जाती है। सोजत विधानसभा में विगत दिनों में हो रही बारिश से उत्पन्न हुए हालात एवं संसाधनों की कमी से मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि सोजत शहर में नगरपालिका स्थित है जहां ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए संसाधनों की कमी तो है ही, इसके साथ ही तकनीकी दृष्टि से भी कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। नगरपालिका आवासीय इलाकों में गंदे पानी निकासी हेतु बनाए गए नालों एवं वहां उगी झाड़ियों से बारिश पूर्व सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी शहर से बाहर नहीं निकल पाता है और कॉलोनियों में जमा होकर खतरा पैदा कर देता है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोहर कॉलोनी में पानी भर जाने से जीवन प्रभावित हुआ है। अतः बारिश से पूर्व ऐसे नालों के आसपास उगाई झाड़ियों की सफाई किया जाना सुनिश्चित हो। भारी बारिश के कारण बिजली गुल होने के कारण संचार के संसाधन काम नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित नगर पालिकाओं में वायरलेस सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए ताकि समय समय पर स्थिति का अपडेट मिलता रहे। सभापति महोदय, सोजत शहर के मध्य में नेशनल हाईवे 162 गुजरता है। इस सड़क के दोनों तरफ नाले बनाए गए हैं। बारिश से पूर्व कई बार L&T कंपनी को अवगत किए जाने के बाद भी नालों की सफाई नहीं करवाई गई। अब बारिश के समय इन्हीं नालों से पानी निकासी नहीं होने के कारण शहर में पानी जमा हो जाता है। इसी तरह जोधपुर स्टेट हाईवे 58 में मेरी विधानसभा के कई गांवों से होकर गुजरता है। हाईवे स्थित गांव में बरसात का पानी निकलने के लिए नाले तो बना दिए लेकिन उनका मुंह गांव की तरफ कर देने से चोपड़ा गांव के कई मोहल्लों में पानी भर गया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से अपील है कि L&T एवं स्टेट हाईवे निर्माण कंपनी को सख्त हिदायत देते हुए ऐसे नालों को आगे बढ़ाकर खुले खेतों तक ले जाएं ताकि शहर और गांवों में बारिश का पानी जमा न हो सके। बाद में भयंकर स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायत मुख्यालयों को मिट्टी के कट्टे, रेनकोट, गोताखोरों की उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित की जाए। कई स्थानों पर अभी तक 10 को पुराने नामों की गोताखोरों की सूची चल रही है। इसके लिए स्थानीय युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनके गोताखोरों को तैयार करने चाहिए। गाँवों में जहाँ सड़कों के बीच बने रपटों पर पानी बहने की स्थिति में बैरिकेड लगाकर पुलिस प्रशासन द्वारा चकबंद व्यवस्था की जानी चाहिए। कल बारिश में मेरे क्षेत्र बासना गांव में रपट पार करते समय एक आदमी के बह जाने की समाचार है। ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो इसके लिए समुचित व्यवस्था प्रबंध किए जाने चाहिए। किसानों की फसलें भी काफ़ी चौपट हो गई तो मैं चाहती हूँ कि किसानों को फसल बीमा भी नहीं मिलता। तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों की बात करूँ तो वहाँ के किसानों को यहाँ फसलों चौपट हो गई है, वहाँ उनको क्लेम दिया जाए। भारी बारिश के कारण गांवों में कच्चे मकान काफ़ी ढह जाने की घटनाएं भी हैं, इसलिए कच्चे घरों में रह रहे परिवार की सूची बनाकर वहाँ के हालात सामान्य हो, अनियंत्रित स्थानों पर ठहरने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सभापति महोदय, बाढ़ आपदा के समय सिंचाई विभाग के पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण स्थिति खराब हो जाती है। रायपुर उपखंड में दीपावास में लूनी बांध है लेकिन सिंचाई कार्यालय जैतान में बना हुआ है। सिंचाई विभाग के पास नौका तो है लेकिन चालक नहीं है और नौका भी काफ़ी पुरानी है। तो लाइफ जैकेट 2 ही उपलब्ध है। इसके लिए लाइफ जैकेट, रस्सी एवं जीवन बचाने वाले अन्य संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभापति महोदय, उपखंड स्तर पर
एसडीआरएफ टीम उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता होने पर जिला मुख्यालय पाली से बुलाया जाता है और समय अधिक लग जाने के कारण कई बार डूबने से लोगों की जान चली जाती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सोजत एवं रायपुर उपखंड पर एसडीआरएफ टीम उपलब्ध कराई जाए ताकि समय रहते उनकी जान बचाई जा सके। सभापति महोदय, अंत में यही कहना चाहूँगी कि बारिश होना हम सबकी आवश्यकता है, लेकिन कुप्रबंध एवं अपर्याप्त संसाधनों के कारण किसी की जान नहीं जानी चाहिए। बारिश से पूर्व बाढ़ बचाव एवं अन्य तैयारियों का जायजा ले लिया जाता है। किसी भी विपरीत परिस्थितियों को पार मानव के साथ प्राणी मात्र की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सहजता और सूझबूझ से किए गए प्रयास किसी जीवन को बचाया जा सकता है। हमारा जीवन बहुत अनमोल है, इसीलिए मैं आपदा प्रबंध पर यह कहना चाहती हूँ कि समुचित व्यवस्था हो। पुनः एक बार आप सबका बहुत माननीय हो गया, मेरा तो हो गया। माननीय श्री चंद्र जी कृपलानी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आपदा प्रबंधन की स्थिति पर विचार करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तान और रेगिस्तान और कम वर्षा वाला भाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। सभापति महोदय, आज मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए आपदा के समय किसानों का जो फसलों का नुकसान हो जाता है, उन्होंने फसल बीमा योजना प्रारंभ की, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की और आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के राज में जब कोई भी नुकसान होता था, खराबा होता था, उस समय 50% से अगर कम है तो उसको मुआवजा नहीं दिया जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं सब सदन से भी कहूँगा, एक बार जोरदार तालियां बजाओ मोदी जी के लिए, जिन्होंने 33% खराबे पर किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की और आज किसानों को फायदा मिल रहा है। सभापति महोदय, क्या है? सभापति महोदय, हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है और सब प्रकृति के ऊपर हम डिपेंड हैं। राजस्थान के हर निवासी को किसी न किसी वजह से अकाल से जूझना पड़ता है, आपदा से जूझना पड़ता है और ऐसी स्थिति में, हालांकि सभापति महोदय, हम ये मानते हैं कि ये जो आपदा आती है वो ईश्वर की दी हुई देन है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार की और चाहे वो भारत सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि हम सब लोग मिलकर उस आपदा से आम व्यक्ति को राहत पहुंचाएं। मुझे एक रामायण का एक श्लोक मैं बोल रहा हूँ, आपदा हरन पार्थरम दाता रमन सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीराम भूयो भूयो नवम हम, अर्थात आपदा और उपदाओं को हराने वाला, सुन लो, आपदा और विपदाओं को हराने वाला अगर कोई है तो जय श्री राम है, श्री राम भगवान, जिसको आप नहीं मानते। सभापति महोदय, अभी आज के 4 साल 5 साल पहले हम एक बहुत बड़ी आपदा से अभी हमने मुकाबला किया है। वो सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं थी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी आपदा थी कोरोना। लेकिन हमने देखा कि कोरोना में सबने मिलकर, जिस तरह विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
जिस तरह इस देश के लोगों को इतनी बड़ी आपदा से पार किया, जिस तरह उन्होंने वैक्सीन की व्यवस्था की, जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन किया, आज हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, सभापति महोदय, करोड़ों लोग यहाँ पर मर जाते। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर 43 देशों में मोदी जी ने वैक्सीन बिताकर ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क है और विश्व गुरु बनने की ताकत रखता है। आज हमारी वैक्सीन की वजह से हजारों लोगों की जान बची, आपकी भी बची है। हमने सभापति महोदय देखा उस कोरोना की महामारी में हमारे इस सदन के सदस्य श्रीमती किरण महेश्वरी हो, गजेंद्र सिंह जी हो, कैलाश जी त्रिवेदी हो, उनको खोया है हमने, उनको खोया है और उससे आपदा पर चर्चा हो रही है, चिल्ला रही। सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस आपदा से अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो राजस्थान का किसान है। राजस्थान में अगर हम जनसंख्या को देखें तो 75% से ज़्यादा जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिनका मुख्य काम कृषि और पशुपालन है। ऐसे में किसान को कभी अकाल, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, इन आपदाओं से किसान को मुकाबला करना पड़ता है। सभापति महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से फिर निवेदन है, अपनी सीटों पे जाइए, वेल में मत आइए और जिसको निलंबित किया है उसको बाहर भेजिए। मुझे मजबूर होकर के फिर अन्य कठोर कदम न उठाना पड़े, आपसे बार बार निवेदन करूं, अपनी सीटों में जाओ। दैट्स ऑल। अध्यक्ष महोदय, आपदा और प्रबंधन विभाग द्वारा जो किसान को एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, आज छठी बार कह रहा हूं, अपनी सीटों में जाइए, निलंबित सदस्य को बाहर भेजिए। आप कोई नहीं, किसान तड़प के मरने जैसी स्थिति में होता है, उसको कोई राहत नहीं मिलती है। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि किसानों को जब भी ऐसी आपदा है, चाहे अकाल पड़े, अतिवृष्टि हो या अन्य कोई महामारी हो, तो राज्य सरकार की कोई ना कोई ऐसी योजना होनी चाहिए ताकि किसान को राहत मिल सके। सभापति महोदय, हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की पैदावार होती है और सभापति महोदय, जब भी अतिवृष्टि होती है या अकाल पड़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान अगर हमारे जिले में होता है तो अफीम की खेती को होता है। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब 2015 में ओलावृष्टि हुई जिससे हमारी फसलों का नुकसान हुआ तो उन्होंने 4 माह के बिजली के बिल माफ़ किए और मुझे विश्वास है कि आज राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ऐसी न ऐसी कोई योजना बनाएंगे, जब भी इस तरह की आपदा की स्थिति आएगी, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, तब सरकार अपनी ओर से किसानों को पूरा सहयोग करेगी। सभापति महोदय, मैं आपदाओं को रोकने के लिए कुछ उपाय सरकार को निवेदन करना चाह रहा हूँ। एक तो क्योंकि हमने पूर्व में जो घटनाएं देखी है उससे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जागरूकता लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अस्पतालों, चिकित्सा केंद्रों के विशेष आपातकालीन योजनाएं विकसित करनी चाहिए। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन संचार प्रणालियों को विकसित करना चाहिए। बिजली, टेलीफोन, अन्य लाइनों का भूमिगत कार्य होना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राज्य और जिला स्तरीय पूर्व अनुमान केंद्र बनना चाहिए ताकि हमें अनुमान लग जाए कि कब अतिवृष्टि हो सकती है और कब नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है सभापति महोदय, जो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि है जिसको मैं NDRF कहते हैं और राज्य सरकार का जो SDRF है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। अगर दोनों में सामंजस्य होगा तो ऐसी कहीं भी स्थिति बनेगी तो सभापति महोदय निश्चित रूप से हमको उस आपातकालीन स्थिति से निपटने में बहुत बड़ी व्यवस्था मिलेगी। आपने अभी शोभा जी कह रही थी सभापति महोदय, हमें 6 बजे तक करना है। तेरह कुशल 13 घर, हर विधानसभा क्षेत्र में कुशल 13 को जब नदी में हमारे लोग डूब जाते तो उनके बचाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सभापति महोदय, मेरा अंत में यही निवेदन है
कि हम सब लोग मिलकर अगर हम प्रयास करेंगे तो ऐसी किसी भी स्थिति में इस राज्य को आपदा के समय में बचा सकेंगे। धन्यवाद। श्री गोपाल शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन पर समय देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। प्रश्न नहीं है कि इस दुनिया में कौन कितना बड़ा है, प्रश्न नहीं है कि इस दुनिया में कौन कितना बड़ा है, प्रश्न यह है कि किस जमीन पर कौन कैसे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रही है कि कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो सकती है, लेकिन सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। विधानसभा के अंदर हमारे दिल मिले होने चाहिए और बाहर जाकर के दल की बात करें। महोदय, 1981 के अंदर से जाके बोलो, अपनी सीट से जाके बोलो। 19 जुलाई माननीय सदस्य, अपनी सीट पे जाओ, वहां से बोलो। जो बोलना अपनी सीट से जाके बोलो। पूरा जयपुर मौत के मुहाने पर खड़ा था। जो कुछ है सीट से। 100 लोग डूब गए थे, किसी तरह से जयपुर बचा मान्यवर। और उसके 43 साल बाद अभी जो बरसात आई, वो उस समय आई बरसात 326 मिलीमीटर से कुछ ही कम थी, 290 मिलीमीटर। जयपुर दहशत के दौर में था। हमारी तैयारी जितनी होनी चाहिए थी, क्या हम उतने तैयार थे? मान्यवर महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, कि प्रशासन को जितनी तैयारी रखनी चाहिए, प्रशासन उतनी तैयारी नहीं रख पा रहा है। कांग्रेस के जमाने के भ्रष्टाचार के कारण वो इतना हिल चुका है कि काम करने के मूड में नहीं आ रहा है। मान्यवर महोदय, जयपुर के कलेक्टर साहब को मैंने 2 महीने पहले पत्र लिखा था कि गर्मी को किसी तरह से निकाला है और जल भराव की इतनी समस्या आने वाली है, मर्यादा का चीरहरण हो रहा है कि हम सामना नहीं कर पाएंगे। अब कुछ नहीं। अब जो इसके बावजूद जो इनको करना होगा ये करेंगे। नथिंग डूइंग। इसके बावजूद वह ध्यान नहीं दिया गया। हो गया। मेरे और किस तरह से लोगों ने रात काटी है, अब मैं सहन नहीं करूंगा। यह कच्ची बस्तियों के लोग, गरीब लोग, सवेरे रात को भेज देते हैं, सवेरे ढलान में रहने वाले लोग, सुनूंगा। अब आप अवैध रूप से बसाई हुई बस्तियों के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरे को कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। कृपलानी जी बैठिए, कृपलानी जी बैठिए, गोपाल जी बैठिए। विभाजन की, 1 मिनट शांत रहिए, अपने लोग शांत रहें। भारत की विभाजन के मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो चुप बैठ सकते हैं। अंदर बम हमला हुआ,
जब मुंबई में बम हमला हुआ तो राहुल गांधी रात को पार्टी कर रहे थे। गुड़गांव के फार्म हाउस पर लड़कियों के साथ नाच रहे थे। अखबारों में छपा है मान्यवर, अखबारों में छपा है। बोस्टन में गिरफ्तार हुए तो उनके पास में जो ब्रीफकेस बरामद हुई उसमें डॉलर रखे हुए थे, डॉलर रखे हुए थे। और आज भी जिस दिन मुंबई हमला हुआ, राहुल गांधी गुड़गांव में पार्टी कर रहे थे। मान्यवर महोदय, वेल से बाहर जाओ। मान्यवर महोदय, आपका कोई कहना ही नहीं मान रहा है। देश के सामने, राजस्थान के सामने आपदा प्रबंधन बड़ा विषय है, और बड़ा विषय इसलिए है कि माननीय जोगेश्वर गर्ग, जोगेश्वर गर्ग, अरे ये होता रहेगा। अरे आप तो बोलो। अरे योगेश्वर जी आप बोलो, जो बोलना है शुरू करो। नो अरे कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कल से सदन में जो गतिरोध का माहौल बना है उसके लिए विपक्ष की, प्रतिपक्ष की हठधर्मिता जिम्मेदार है। कल सदन की कार्रवाई के दौरान एक माननीय सदस्य द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया, आसन को चुनौती दी गई, आसन को आज्ञापित करने का प्रयास किया गया और अभद्रता के कारण आसन की तरफ से जो निर्णय दिया गया कि उनको वो सदन से बाहर चले जाएं, वो नहीं गए। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 292(3) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें निलंबित सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वो तुरंत सदन की सीमाओं से बाहर चले जाए। माननीय सदस्य ने उस आदेश की पालना नहीं की, अब तक नहीं की है, और प्रतिपक्ष पूरा उनको संरक्षण दे रहा है। यह असंवैधानिक है और अशोभनीय है। यहाँ तक कि कल जब बलपूर्वक उस सदस्य को बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय उस सदस्य ने 2 प्रहरियों को काटा है, जिसमें एक महिला भी है। एक महिला का हाथ काट दिया उन्होंने, शर्म आनी चाहिए थी उनको। ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले माननीय सदस्य को इस सदन का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, इन सब के इस सारे माननीय सदस्य से 6 माह के लिए दुखी मैं प्रस्ताव करता हूँ मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। राष्ट्रगान